बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में है। याद रखें कि जब भी कोई चीज़ डिस्कस की जाती है, जब भी कोई चीज़ असेंबल की जाती है, जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम आइडियल कंडीशन को यूज़ करते हुए उस चीज़ को ग्रो करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जब लेते हैं, लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब भी कैलकुलेशन, जब भी कोई चीज़ फैब्रिकेट की जाती है, तो उसको हम आइडियली ही कंसीडर किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस की हम मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये भी इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन है। शायद आपको थोड़ा सा अगर याददाश्त अच्छी हो तो प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में काफ़ी हद तक आपने पढ़ा होगा। इसकी डेफिनेशन, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप प्रीवियस लिटरेचर जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उस लेक्चर को आप मज़ीद देख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, डेफिनेशन क्लियर करने के लिए, और मज़ीद इसको फिर भी आप ले सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक को एक जनरल डिस्कस किया गया है। देखिए ये जो ग्राफ को पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि ये ग्राफ जो है, ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, और ये आइसोथर्म का है। आइसोथर्म आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे मिड से पहले। वो क्या थे कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोबैरिक प्रोसेस था। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं और वो प्रोसेस डिपेंड करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मीन ये इसमें जो कंसीडर किया जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमूमन करके कंसीडर एन आइडियल गैस अंडरगोज सेवरल प्रोसेस सच दैट द चेंज इन टेम्परेचर फॉर ऑल प्रोसेस। मीन के जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो तमाम प्रोसेस के लिए हम कंसिडर करते हैं। वो टी एफ माइनस टी आई जो भी स्टेट हम कंसिडर करते हैं कि इनिशियल स्टेट ये थी, तो वो इस आई एफ स्टेट पर गया, फिर एफ डैश स्टेट पर आया, फिर एफ डबल डैश स्टेट पर आया। तो इस तमाम स्टेट जाने में उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर चेंज इन टेम्परेचर ना हो तो हम इसको आइसोथर्मल कह देंगे। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं। द टेम्परेचर चेंज कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग अ वैरायटी ऑफ पाथ फ्रॉम वन आइसोथर्मल टू अनदर। मतलब कि जब एक पाथ से दूसरे पाथ की तरफ जाते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर को हम अचीव कर सकते हैं। बिकॉज डेल्टा टी इज द सेम फॉर ऑल पाथ, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम फॉर ऑल पाथ। क्योंकि हमने आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल में हमने भी बात की कि आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट होगा तो डेफिनेट बात है गैस मॉलिक्यूल जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तमाम पाथ के लिए आप आई टू एफ चले जाएं, आई टू आई चले जाएं, आई टू एफ डैश लें या आई टू एफ डबल डैश लें, किसी भी पाथ में चले जाएं तो आपका चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन आगे क्या है, द वर्क डन ऑन द गैस द नेगेटिव ऑफ द एरिया अंडर द कर्व हाउएवर दैट इज डिफरेंट फॉर ईच पाथ। यानी कि पाथ वर्क डन जो है वो डिफरेंट पर डिफरेंट होगा। जब आई से एफ जाएंगे तो इसका वर्क और होगा, आई से एफ डैश जाएंगे वर्क और होगा, आई से एफ डबल डैश जाएंगे तो वर्क और होगा। जब चेंज इन वर्क यानी कि पाथ डिफरेंस डिफरेंट होगा। टेम्परेचर तो चेंज इन टेम्परेचर तो सेम रहेगा, इसलिए तो इसे आइसोथर्म कहा गया कि चेंज इन टेम्परेचर सेम रहा, इंटरनल एनर्जी भी सेम रही, लेकिन वर्क डन जो है वो चेंज होगा। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा, लेकिन वर्क डन जो है वो चेंज होगा। देयरफॉर द फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन आर्ग्यू दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा इंटर E इंटरनल एनर्जी माइनस W वर्क डन एसोसिएटेड विद द गिवन चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू। मतलब कि अगर आप चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी, मतलब कि कुछ भी सेम रहेगी ना। फर्स्ट Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप टेम्परेचर चेंज का नहीं कंसिडर करते। लेकिन अगर वर्क डन के लिहाज से देखें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी।
तो नेक्स्ट इसको मजीद डिस्कस करते हैं। कह रहे कि वी कैन एड्रेस दिस डिफिकल्टी बाय डिफाइनिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ टू स्पेशल प्रोसेस। अब कह रहे कि जो ऊपर इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि चेंज इन टेम्परेचर और वर्क डन के लिहाज से, कह रहे कि इसको डिफाइन करने के लिए उसने फिर स्पेसिफिक हीट का बात की। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कह रहे कि आइसो, अब स्पेसिफिक हीट के लिए दो बेसिकली प्रोसेस होते हैं। एक आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट लिया जाता है। जबकि आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बैरिक मीन प्रेशर होता है। ये आप याद रखें कि आइसोकोरिक को आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और जबकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स इन एन इज ए कन्वीनियंट मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। मतलब कि किसी भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब मॉलिक्यूल्स नंबर मोल्स को कहते हैं, मतलब कि कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने मोल्स हैं। तो हम करेंगे, हम इसलिए ये हमारे लिए आसान है कि हम किसी गैस की अमाउंट को अगर मेजर करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर कर लें। वी डिफाइन द मोलर स्पेसिफिक हीट, इसलिए आज जो डिफाइन होगी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये जो टर्म है। तो ये जो है N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, Q क्या हीट है, डेल्टा T जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है, और CV जो है स्पेसिफिक हीट है। ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो Q हीट है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, CP क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि ये बिलोंग टू एसोबैरिक है और ये बिलोंग टू एसोकोरिक या वॉल्यूमेट्रिक, एसोवॉल्यूमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें डिटेल नीचे दी हुई है। CV is the molar specific heat at constant volume and CP is the molar specific heat at constant pressure when energy is added, जब एनर्जी ऐड करेंगे to gas by heat at constant pressure, जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करेंगे, नॉट ओनली डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज। देखिए आप जब प्रेशर चेंज ही नहीं होने दे रहे, इट मींस कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो अब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। द सॉरी प्रेशर आप कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी, नॉट ओनली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से वर्क डन होगा। वर्क डन होने से वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। देखिए जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट केस में वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा प्रेशर कांस्टेंट केस में। तो इस केस में क्या होगा, फिर डेफिनेट बात है कि मस्ट बी अकाउंट फॉर बोथ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द सम बाय वर्क डन। फॉर दिस रीजन Q इज ग्रेटर। देखिए जब आपने कहा कि इसका वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो आपने वर्क डन होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हीट भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से Q CP के जो Q है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू Q CV के लिए। तो इसलिए यही बात है, फॉर दिस रीजन Q इन इक्वेशन नंबर 20.4 is greater, is increase and transfer energy out of each for given value delta N and delta T, therefore CP is greater than CV, जिसकी वजह से इस केस में CP जो होगा वो greater than CV होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस केस में एनर्जी ज्यादा होगी इस कंपेयर टू इस केस में। तो जब इसमें एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से फिर स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगी कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसमें रीजन आपने लिखी हुई है, आप इसको मजीद रिव्यू कर सकते हैं। आगे मजीद इसको डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन है। अब करके लेट्स फर्स्ट कंसीडर द सिंपलेस्ट केस। हम पहले सिंपलेस्ट केस की बात करते हैं, आइडियल मोनोटॉमिक गैस। आइडियल मोनोटॉमिक गैस वो होता है जिसमें उनके एक एटम, के मोनोटॉमिक सिंगल एटम की बात की जा रही है। जैसे हीलियम होता है सिंगल एटम है, न्यून है, ऑर्गन है, ये सिंगल एटम कहलाते हैं। कह रहे कि सिंगल एटम की बात अब एग्जम्पशन ली जा रही है, उसकी बेस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। When energy is added to a monatomic gas in a container of fixed volume, all the added energy goes into increase the translational kinetic energy of the atoms and there is no other way to store energy in the monatomic gas। मतलब कि अब कह रहे हैं कि जब आप वॉल्यूम फिक्स रखेंगे, एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, तमाम की तमाम एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
में। अब इसमें फिर क्या होगा, आपकी क्वेश्चन नंबर प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको ये मैंने लिखी है, प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ा था, टोटल ट्रांसलेशन मोशन जो होती है n इंटू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ये एनर्जी है, और इसका रिलेशन 3/2 n kbt और इसका रिलेशन इसके इक्वल होता है 3/2 nRT। अब इस लिहाज से फिर इसकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इस केस के अंदर तमाम की तमाम जो एनर्जी ऐड होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, ट्रांसलेशन एनर्जी में। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगी, ई इंटरनल एनर्जी ऑल टू ऑल ट्रांसलेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस पॉइंट, इसके इक्वल हो जाएगी। तो क्योंकि के जो है इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगी 3/2 nRT एंड 3/2 nkBT होगा। इधर से देखेंगे इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, जस्ट टी पर डिपेंड कर रही है। फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली एंड फंक्शन रिलेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। in general internal energy of any ideal gas, अगर किसी भी ideal gas की internal energy जो है is function of T only and exact relation depend on the type of the gas, यानी कि आप ये depend करेगा टाइप ऑफ गैस क्या है, गैस की टाइप चेंज होने से उसकी प्रॉपर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आगे मजीद, इफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय हीट टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऊपर जो बात की हमने क्या की, कांस्टेंट प्रेशर की बात की, अब हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, इस केस में हम डिस्कस करते हैं। नो वर्क इज डन, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन नहीं होगा, देयरफॉर क्या होगा, ये हमने पीछे पढ़ा था W इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा बी डी पी डीवी, जब वर्क डन नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या था, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटरनल माइनस W था, अब W क्या हो गया, ये जीरो हो गया। इस केस में फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा इंटरनल हो गया। अब Q डेल्टा इंटरनल के बराबर होगा, तो इन अदर वर्ड एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय हीट गोज इनटू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मीन जितने भी एनर्जी ऐड हुई तमाम की तमाम इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई। अब इसमें जैसे एट कांस्टेंट प्रोसेस फ्रॉम I टू F फॉर एन आइडियल गैस, जैसे इसमें अगर डायग्राम देखें I टू F, देखें तमाम की तमाम जो है वर्क डन जो है किसमें चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी। इसी तरह अगर मजीद इसको डिस्कस करें कि वेयर डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्म्स, सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन Q गिवन बाय क्वेश्चन 23, इनके 21.3 जो हमने पीछे पढ़ी थी, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपकी क्वेश्चन जो 21.6 बनेगी वो ये निकल आएगी, यानी कि Q डेल्टा ई इंटरनल जो है Q के बार, और Q जो है हमने पीछे अगर याद हो, यस इट इज एन सी वी डेल्टा टी, इसलिए आज से फिर आपका रिलेशन जो होगा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा। दिस इक्वेशन अप्लाइज फॉर ऑल आइडियल गैस, दोज गैसेस हैव मोर देन वन एटम, इनके पर मॉलिक्यूल, जिसका पर मॉलिक्यूल एक एटम हो या दो एटम हो या तीन एटम हो या मोनोएटॉमिक हो, तमाम गैसेस के लिए ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है। आगे मजीद इसका रिलेशन देखें कि इन द लिमिट ऑफ इनफिनिटेसिमल चेंजेस, मीन के अगर ला महदूद उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सप्रेस द मोलर स्पेसिफिक हीट, फिर क्या होगी, CV इज इक्वल टू 1/2 DV ओवर DT। अब ये रिलेशन कहाँ से आई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इधर से आप CV निकाल लें, CV निकाल लें तो ये नीचे ले जाएं और इसको भी नीचे ले जाएं, तो डेल्टा E 1/n डेल्टा E डेल्टा T आ जाएगा। तो इसको उसने डेरिवेटिव में लिख दिया, CV इज इक्वल टू 1/n DE ओवर DT, इन्फानाइट के लिए आ गया। अब इसमें क्या किया, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करके, मीन के इंटरनल एनर्जी का आप समझिए डेरिवेटिव लेना है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या थी, ये देखो एन CV डेल्टा टी, नहीं दूसरी ये वाली रिलेशन पुट की हमने इसको, तो 3/2 nRT, 3/2 nRT की रिलेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास रिलेशन जो बचेगी वो बचेगी, अगर आप इसको देखें कि E इंटरनल जो थी हमारे पास, ठीक है इसको मैं लिख के बताता हूँ, 3/2 nRT, ठीक है। जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे DE ओवर DT, अगर आपको याद हो मैथ अगर आपके बेहतर है, 3/2 n, ठीक है, R DT और T ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो n से कट जाएगा, तो आपके पास 2/3 R बच जाएगा, ये 2/3 R की वैल्यू बचेगी, जिसकी वैल्यू R जो है ये आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रिलेशन 12.5 जूल पर मोल केल्विन आपकी रिलेशन निकल आएगी। तो ये रिलेशन आप इधर लिखी भी हुई है, तो आप इसको देख मजीद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इधर से आपकी CV की वैल्यू कैलकुलेट होगी। आगे दिस एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट, जो हमने कौन सी एक्सप्रेशन, ये वाली CV इज इक्वल टू 3/2R, ठीक है, प्रेडिक्ट फॉर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस। This prediction is in excellent agreement with the Mayer value of the molar specific for such gases helium, neon, argon, ये तमाम जो है मोनोएटॉमिक है, ये याद रखें, ठीक। एंजियन ये भी, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर स्मॉल वेरिएशन। तो अब इसमें देखें ना, अब कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें वेरिएशन आ रही है। क्यों वेरिएशन आ रही है? वेरिएशन आने की वजह यह है कि हम आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इधर आइडियल केस नहीं है, इधर रियल केस है। तो रियल केस की वजह से इसकी वैल्यू में थोड़ी सी डेविएशन होगी, इस तरह इसकी भी थोड़ी सी डेविएशन होगी, इनमें भी थोड़ी सी डेविएशन होगी। तो मैंने आगे अर्ज किया कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो आइडियल बेस करते हैं, लेकिन रियल केस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इन रियल केस गैसेस वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अकर्स which are not addressed in our ideal gas। तो आइडियल गैस में इन चीज को डिस्कस नहीं किया जाता। आगे मजीद इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको हम समझ लेते हैं करके। नाउ सपोज द गैस इज टेकन अलोंग द कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि आप सपोज करते हैं कि आप कांस्टेंट प्रेशर के अलोंग आप गैस ले रहे हैं, जैसे लेके आई से एफ ले रहे हैं, एफ डैश। अब आई से एफ जब इस केस इधर जाएंगे तो इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जब इधर जाएंगे तो इधर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आई हैव अलोंग दिस पाथ द टेम्परेचर अगेन इंक्रीज बाय डेल्टा टी। द एनर्जी मस्ट बी transferred by heat to the gas in this process, by heat to the gas this process Q is equal to NCP delta T there, because volume change in this process the work done on the gas is this, तो वर्क डन ये हो जाएगा। तो P where P is the constant pressure at which the process occurs, applying the first law of thermodynamics क्या है, डेल्टा E is equal to Q plus W। Q आपकी रिलेशन ये है, W की रिलेशन ये है, तो NCP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V। अब इसमें थोड़ा सा रिलेशन, इसमें ये वाली रिलेशन हमने ड्राइव करनी है। अब इसमें देखें कि in this case the energy added the gas by heat is channeled as flow, part of it leaves the system by work, that is the gas moves in piston through a displacement and the remainder appears as increase in the internal energy of the gas. The change in internal energy of the process I to IF dash, when change in internal energy however is equal to the proportion process I to F, when change in internal energy I to F, जो internal energy change हुआ वही internal energy I to F होगा, मैंने F dash I to F dash जो internal energy change हुई वही internal energy I to F होगी। तो in this case in addition because PV is equal to PV जो है वो nRT है, ये हमने पीछे पढ़ा था। नोट दैट द कांस्टेंट प्रेशर के लिए P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T हो जाएगा। डेफिनेट बात है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा V चेंज होगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू यानी कि P डेल्टा V की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी जगह NC और डेल्टा E की जगह NCV डेल्टा T आ गया, ठीक है। इसकी जगह इस रिलेशन की जगह ये आ गया और Q की जगह ये वैल्यू आ गई और W की जगह ये तो इधर भी Q की जगह ये आ गई और W की जगह P डेल्टा V था और P डेल्टा V किसके बराबर आ गया, NRT। तो NR डेल्टा T की जगह ये वैल्यू आ गई। ये तमाम वैल्यू आपने देखी पुट की। अब इसमें देखें N कॉमन है, N कॉमन कट गया, ठीक है। डेल्टा T भी कॉमन है, ये भी कट गया, ठीक है। तो फिर आपके पास रिलेशन क्या बची, CV, इधर से अगर मैं निकालूं CV इज इक्वल टू CP माइनस R, ठीक है। तो इधर से आप CV को उधर ले जाएं तो CV क्या होगा, CV को उधर ले जाएंगे और R को इधर ले आए, या तो फिर क्या आएगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये आपका रिलेशन निकल आया। तो ये एक सेकंड रिलेशन है कि CP minus CV is equal to R. This expression is applied for any ideal gas. It predicts that the molar specific heat of any ideal gas at constant pressure is greater than the molar specific heat at constant volume. इससे क्या साबित होता है कि CP is greater than CV। यहां से ये प्रूव होता है। यहां से रिलेशन क्या प्रूव होता है, CP इज ग्रेटर, ये पूछा जा सकता है पेपर में भी, क्या प्रूव करेंगे CP ग्रेटर देन CV है या CP माइनस CV इज इक्वल टू R है। तो इससे यही प्रूव होता है कि CP इज ग्रेटर देन CV। तो ये रिलेशन आपने, और R जो है यूनिवर्सल
तो ये जी आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है मेरी? जी, प्रीवियस हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसको हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल 21.2, ये प्रीवियस टॉपिक की एग्जांपल है, इसको हम देखें। ए सिलेंडर कंटेन 3 मोल ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर ऑफ 3 केल्विन। करके एक सिलेंडर है जिसमें 3 मोल ऑफ हीलियम गैस है, और जबकि उसका केल्विन टेम्परेचर जो है 300 है। इफ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर उसके कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को फिक्स क्या रखा, कौन सा रखा, यानी कि वॉल्यूम को फिक्स रखा, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय हीट टू द गैस टू फॉर इट्स टेम्परेचर ऑफ 500, यानी कि 500 अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कितनी एनर्जी इसमें ऐड होगी, ट्रांसफर होगी। तो अब इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगेगा क्यू, याद होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो ऊपर उसने 3 दे दिए हैं। सी वी जो है स्पेसिफिक हीट फॉर वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है, ये आप टेबल से ले सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा टी जो है ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, जैसे पहले 300 था 500 था, तो 500 माइनस 300 200 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 10 की 3 जूल इसकी एनर्जी आएगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो होते हैं जूल होते हैं। आगे सेकंड इसका पार्ट है, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम, अब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर वही 500 है, तो फिर जस्ट प्रेशर अब कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला चेंज होगा, इधर एन सी वी डेल्टा टी है, इधर एन सी पी डेल्टा टी आ जाएगा, तो वही रिलेशन आप ऐड करेंगे तो आपकी रिलेशन न्यू निकल आएगी, न्यू फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी न्यू निकल आएगी। तो ये दो बहुत इजी सी थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है कि एट ए टैंक ऑफ हीलियम, मतलब कि ये टैंक used for filling helium balloons has a volume of 3.3 cubic meter, यानी कि एक बालून होता है जैसे हीलियम बलून्स होते हैं जिसमें हवा में उड़ते हैं, तो एक कंटेन 2 mole of helium gas at 20 degree, assume the helium behaves like a ideal gas, suppose कर ले कि हीलियम जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो अब इसमें क्या होगा, व्हाट इज द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आपको पास फॉर्मूला जो एनर्जी का है, ई इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो एन क्या है, ये मोल उसने दे दिए हैं, ये 2 मोल, ठीक है। आर ये कांस्टेंट है, ये आपको पता होना, दिया होता है अमूमन नॉर्मली पेपर में भी दिया होता है, और नहीं दिया होता तो उसमें लिटरेचर में आपको याद भी होना चाहिए। टेम्परेचर जो है 293 इसका निकाल लिया, 20 डिग्री को केल्विन में चेंज कर लिया तो 293 हो गया, क्योंकि 273 प्लस 20 जो करेंगे तो ये 293 केल्विन आ गया, ये नीचे दिया हुआ है, विद एन इज इक्वल 2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे मजीद, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसने पूछ लिया है। जैसे ये फॉर्मूला था 3/2 kBt है, अब टी तो आपको वही वाला ये 293 आएगा, kBt की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या दी होगी, और ये वैल्यू जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो आपका रिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दो बहुत इजी से टॉपिक थे, ये उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गए होंगे। व्हाट इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 20 to 40, मैंने कहा टेम्परेचर 20 to 40 कर दिया जाए, बिकॉज 40 इज ट्वाइस एज लार्ज 20, सो द टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ट्वाइस एज द हाई टेम्परेचर, करके इसकी ट्वाइस होगी हाई टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर 20 to 40, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, करके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन्स, केल्विन्स में होनी चाहिए, नॉट इन डिग्री, मतलब कि ये देखो ना डिग्री में, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो 40 to 20 डिग्री इज नॉट अप्रोप्रिएट रेशो, कन्वर्टिंग सेल्सियस टू केल्विन, मैंने कि 20 को केल्विन में 293 और इसके 313, तो इसकी रेशियो जो निकलेगी वो 1.07 बाई फैक्टर निकल आएगी। तो ये आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये पॉइंट मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो लास्ट ये है कि सीवी ये दे दी है, सीपी दे दी है, इनकी रेशियो लेकर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बाद में देखिएगा, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।